जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारे चैनल का नाम है सस्मोदय सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 11वीं विषय गणित। इसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.1। इससे पहले हमने 1 से लेके 5 तक के प्रश्न पढ़ लिए हैं। आज प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। आइए हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। चलो पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, दिया है बाईं ओर का मतलब इधर का, रोस्टर रूप में लिखित, यानी कि बाईं ओर इधर से हम देखते हैं, इधर का बायां मान लो, इधर का दायां। इधर क्या मान लेते हैं? बायां, और ये कौन सा है? दायां। इधर का दायां, इधर का बायां। ये कह रहा है कि बाईं तरफ लिखित में, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित, यानी कि ये सब किस में लिखे हुए हैं? रोस्टर रूप में लिखे हुए हैं। ये किस में लिखे हुए हैं? ये बाईं ओर जो भी लिखे हुए हैं ये सब रोस्टर रूप में लिखे हुए हैं। और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान करना है, यानी कि सही जोड़े अपने को मिलाना है। और दाईं ओर ये जो लिखे गए हैं ये सब किसमें है? ये समुच्चय निर्माण रूप में है। ये किस में लिखे गए हैं? ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखे गए हैं और ये रोस्टर रूप में लिखे गए हैं। तो हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे कि कौन सा किससे मिल रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कौन किससे मिल रहा है। तो इधर पहला देखते हैं कि इधर दिया है 1 2 3 6, ये दिया है 1 2 3 6। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। ये एक संख्या दिख रही है, पहले इधर हम पढ़ लेते हैं। पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको रोस्टर रूप में बदलेंगे तो हम इधर का अपने को मिलता जाएगा। अगर इसको हम समुच्चय निर्माण रूप बनाएंगे तो उसमें थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो इससे अच्छा है कि ये जो समुच्चय निर्माण रूप है इसको हम किसमें बदल के देख लेते हैं? रोस्टर रूप में बदल के देख लेते हैं, फिर अपने को पता चल जाएगा कि ये इससे मिल रहा है। तो पहला देखते हैं कि x सच डेढ़, जहां x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो ये क्या अभाज्य संख्या हमको दिख रही है? ये अभाज्य संख्या दिख रही है। ये हमको क्या दिख रही है? अभाज्य संख्या दिख रही है। चलिए इसको कोशिश करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 ये सब अभाज्य है, लेकिन ये जो 6 है ये अभाज्य नहीं है ना। तो ये इससे तो नहीं मिलेगा। बना ही लेते हैं इसको। पहले तो हम बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अभाज्य में इसको समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में बदलने की कोशिश करते हैं। तो इसको अगर बदलते हैं तो अभाज्य संख्या लेना है, लेकिन वो कैसे लेना है? 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक संख्या कौन सी है? 6 को हम तोड़ते हैं ऐसे, 2 का भाग जाएगा 3 बार, और फिर 3 का जाएगा 1 बार, यानी कि 2 और 3। इसका कौन आएगा? 2 और 3, यानी कि इसका अगर रोस्टर रूप बनाएंगे हम, इस ए का अगर रोस्टर रूप बनाते हैं तो 2 और 3 ये 2 अवयव आते हैं। तो ये 2 अवयव अपने को इसमें दिख रहे हैं, इसमें दिख रहे हैं। तो इसका मिलान किससे हो जाएगा? इससे ए से हो जाएगा। ठीक है, इस दूसरे का मिलान किससे हो जाएगा? ए से हो जाएगा। फिर इसको देखते हैं x सच डेढ़, जहां x संख्या 10 से कम लेकिन कैसी है? विषम है। और कौन सी है? प्राकृत संख्या है। विषम है और प्राकृत, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या हम क्या लिखेंगे? इसका क्या आ जाएगा? 10 से कम लेना है तो पहला आ जाएगा 1 3, 1 3, और अगला आ जाएगा 5 7 और 9। 1 3 5 7 9, यानी कि 10 से कम है और विषम भी है और प्राकृत है। तो इसका अगर रोस्टर रूप देखेंगे तो इसका ये आ जाएगा 1 3 5 7 9। कहाँ मिल रहा है? 1 3 5 7 9, यानी कि ये जो बी है किसके आगे आएगा? ये इससे मिलेगा, यानी कि चौथे का उत्तर क्या रहेगा? बी। अगला हम देखते हैं, अगला देखते हैं सी। देखते हैं x सच डेढ़, जहां x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। x एक किसी संख्या है? x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। अब यहाँ पे अभाज्य नहीं बोला है, अभाज्य नहीं बोला है तो अपने को इसका अभाज्य नहीं करना है। अपने को अब ये देखना है कि 6 में किसका किसका भाग जाता है। 6 में किसका किसका भाग जाता है? तो 6 में अगर देखते हैं तो 2 का भी जाएगा, फिर 6 में अगर 3 का देते हैं तो 3 का भी जाएगा, 6 में अगर 6 का देते हैं तो उसका भी जाएगा।
ठीक है, इससे बढ़ेगा तो नहीं जाएगा। इसमें 6 में किसका किसका भाग जाएगा, भाजक यानी कि किसका किसका भाग जाएगा, तो इसमें किसका जाएगा, 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा और खुद 6 का भी जाएगा, खुद 6 का भी जाएगा। इसलिए इसका कौन सा हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6 है ना। एक का तो सब में जाता ही जाता है, तो एक को भी ले लेंगे, 6 में एक का भाग भी जाएगा, इसलिए अपना एक ये भी हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 6, 1 2 3 6, ये किसका आ रहा है, सी का। ये कौन सा आ जाएगा, सी का, यानी पहले को किस से मिला देंगे, सी से मिला देंगे। ठीक है, 6 का भाजक पूछा ना इसने अपने को, 6 का भाजक पूछा है, तो अपने को 6 में किसका किसका भाग जाएगा, 6 में किसका किसका भाग जाएगा, तो 6 में एक का तो सभी में जाता है, तो हम एक को भी लेंगे। 2 का भी इसमें भाग जाता है, हाँ जी 2 का भी जा रहा है। अगर 3 का देते हैं तो 3 का भी जा रहा है। 4 का देंगे तो 4 का नहीं जाएगा। 5 का भी नहीं जाएगा। 6 का भी जाएगा। यानी कि भाग देने का मतलब है कि इसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, कोई भी दशमलव में नहीं बचना चाहिए। तो 1 2 3 5 7 इसका अगर हमने रोस्टर रूप करा तो ये मिला। ये वाला रूप हमको किससे मिल रहा है, इससे। हम समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर में बदल के देख रहे हैं, और जब रोस्टर में इनको बदल लेते हैं तो हमको सेम संख्या मिल जाएगी, बस उससे अपने को मिलान कर देना है, उससे अपने को क्या कर देना है, मिलान कर देना है। इस तरह से रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप को हम आसानी से मिला सकते हैं। अगर आप इनको चाहो कि इसको इसमें देखोगे तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अगर रोस्टर रूप को आपको समुच्चय निर्माण रूप में बदलो फिर इसमें बदलो तो इसमें क्या है, थोड़ा टाइम लगता है, और इसको पढ़ के फट से अपन कर सकते हैं, क्योंकि रोस्टर रूप को लिखना थोड़ा आसान है। ठीक है, अगला क्या है, मैथमेटिक्स शब्द दिया गया है, इसका अपन रोस्टर रूप करते हैं। तो इसका रोस्टर रूप करने से पहले इनमें से एक एक अक्षर को एक बार ही लेना है। तो लेते हैं, पहले एम आएगा, फिर ए आएगा, फिर टी आएगा, फिर एच आएगा, ई आएगा, फिर एक बार एम हमने यहाँ पे ले लिया है, अब इस बार नहीं लेंगे एम को। ए को भी हमने यहाँ पे ले लिया है, इसको भी अब नहीं लेंगे, है ना, यहाँ पे इनको नहीं लेना है। टी को भी हमने ले लिया, इसको भी नहीं लेना है। अब लिखेंगे आई, फिर सी, फिर एस। ये जो समुच्चय रोस्टर रूप बना, इसका ये जो रोस्टर रूप बना, इस वाले रोस्टर रूप का रूप किधर मिल रहा है, इसका रोस्टर रूप इधर यहाँ मिल रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, तीसरे का क्या आ जाएगा, डी। तीसरे का किससे मिल रहा है, डी। ठीक है, इस तरह से हम इनको मिला सकते हैं। आपको ये प्रश्न नंबर 6 समझ में आया होगा। इधर रोस्टर रूप दिया हुआ था, इधर समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ था। मैं इसको जल्दी इसलिए बताया क्योंकि इससे पहले हम इसके बहुत सारे उदाहरण देके समझ गए हैं, पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से इसको समझा है। तो मेरे को नहीं लगता कि इसको बहुत ज़्यादा टाइम अभी देना चाहिए, आपको ये सब समझ में आया गया होगा। तो इसको समुच्चय निर्माण रूप को हमने रोस्टर रूप में बदल के देखा, और ये वाले रोस्टर रूप इस वाले रोस्टर रूप से कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, जिस जिस से मिल रहे हैं उससे हम इसको मिला देंगे। अब इसको सीधा भी मिला सकते हैं कि दूसरे वाले को ए से मिला दो, ये मिला दिया, फिर पहले वाले को सी से मिला दो तो ये मिला दिया, ऐसा भी मिला सकते हैं। लेकिन मैंने आपको नंबर लिख के बता दिया ताकि इनको कटा पिटा ना आपको दिखे। फिर तीसरे वाले को डी से मिला दो तो इससे मिला दिया, फिर ये चौथा वाला है बी से तो ये इससे मिला दो, ये मिलान हो गया। हालांकि आप ऐसा मिला रहे हो तो इससे समझ में नहीं आ रहा है कि इससे कौन मिला हुआ है। इससे अच्छा है कि हम इनके आगे नंबर लिख दे, इसके आगे हम क्या लिख दे, नंबर लिख दे। ये सही है, ये सही है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, आपको ये प्रश्न नंबर 6 आपको समझ में आया होगा। अभी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न वाली 1.1 से आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमको दिया हुआ है कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है, समान समुच्चय क्या होता है, असमान समुच्चय क्या होता है। हम इनको थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। रिक्त समुच्चय है, परिमित और अपरिमित समुच्चय है, और इधर समान समुच्चय है और असमान समुच्चय है। तो अब हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। प्रश्न वाली 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब ये प्रश्न वाली 1.2 के क्वेश्चन मान लो। इससे पहले हम कुछ दिया हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे रिक्त समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
तो देख लेते हैं, पहला समुच्चय है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब होता है कि खाली समुच्चय। खाली समुच्चय का मतलब है कि अपने पास थैली तो है लेकिन थैली में कुछ भी नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि यह आपकी एक थैली है, ये आपकी क्या है, एक थैली है, लेकिन इस थैली में कुछ भी नहीं है, तो इस थैली को हम क्या मानेंगे, खाली मानेंगे। क्या मानेंगे, खाली मानेंगे। जैसे आपने अभी ये मझला कोष्टक तो लगाया हुआ है, लेकिन मझले कोष्टक में कोई ना कोई अवयव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, तब तो हम इसको गिनेंगे। जब इस मझले कोष्टक में कोई अवयव है ही नहीं तो इसको हम खाली कहेंगे। या तो आप मझला कोष्टक लगा के छोड़ दो और उसके अंदर कुछ भी मत लिखो, तो इसको कहेंगे खाली है, यानी कि रिक्त है। और अगर ये नहीं लिखना है तो अपने को ये वाला चिन्ह बना देना है, ऐसा करके ये कर देना है, इसका मतलब भी है खाली। अब ऐसा नहीं करोगे कि खाली है तो इसको ऐसा भर दो, अरे ये तो फिर अवयव माना जाएगा, यानी कि इसके अंदर ये खाली वाला अवयव है, तो ये तो एक अवयव माना जाएगा। इसका मतलब है कि या तो ये लगा दो या फिर इसको लिख दो, दोनों में से कोई एक को भी लिख दोगे तो इसको हम कह लेंगे खाली है। जैसे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये इसको हम अगर हल करते हैं तो क्या ये कि ये खाली मिलता है या भरा हुआ मिलता है। ये एक समुच्चय निर्माण रूप है और ये कह रहा है कि x सच दैट जहां x एक से बड़ा है, एक से बड़ा है लेकिन दो से छोटा है। दो से कैसा है, दो से छोटा। मैं यहाँ ये लगाना छोड़ दिया था। x x एक से तो बड़ा है लेकिन दो से कैसा है, छोटा है। तो कोई ऐसी, और कह रहा है आगे x बिलोंग्स n, यानी कि ये जो x है एक प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे शुरू होती है। तो ये कह रहा है कि x ऐसी संख्या है, एक से तो छोटा है और दो से बड़ा है। तो इन दोनों के बीच में कोई ऐसा अवयव दिख रहा है क्या प्राकृत संख्या में? प्राकृत संख्या कभी भी दशमलव में और परिमेय में और बटे में नहीं मिलता है। प्राकृत संख्या एक से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, यानी कि गिनती के नंबर होते हैं। तो ये कह रहा है x सच दैट जहां x एक से, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, x सच दैट जहां x कैसा है, एक से तो बड़ा है, x लेकिन दो से छोटा है। और x क्या है, क्या पूर्णांक है, क्या परिमेय वाली संख्या है, क्या पूर्णांक वाली संख्या है, क्या पूर्ण संख्या है, कैसी संख्या है? तो x एक, n लिखा मतलब नेचुरल नंबर है, n लिखा मतलब नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या है। x किस में से लिया हुआ है, प्राकृत संख्या में से लिया हुआ है। x एक प्राकृत संख्या है और वो एक से तो बड़ी है और दो से छोटी है, तो इन दोनों के बीच में कोई ऐसी संख्या नहीं है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो समुच्चय a दिया हुआ है ये कैसा समुच्चय है, ये a एक कैसा समुच्चय है, a एक खाली समुच्चय है। कैसा समुच्चय है, खाली समुच्चय है। इसको हम क्या कहेंगे, रिक्त है। कैसा है, रिक्त है। ये कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। अगला 2 नंबर वाला देखते हैं कि b एक समुच्चय दिया हुआ है, x सच दैट जहां x स्क्वायर है और इसका माइनस करने पर कितना, इसका स्क्वायर करके -2 कर देते हैं तो उत्तर हमको 0 मिलता है। और x कौन सी संख्या लेना है, क्या प्राकृत वाली संख्या लेना है, क्या पूर्ण संख्या लेना है? नहीं, वो क्यों दिया, यानी कि परिमेय संख्या दिया है। परिमेय संख्या कोई सी भी, आप प्लस वाली रख दो, माइनस वाली रख दो, कोई सी भी परिमेय संख्या रखो और उसका वर्ग करो। जैसे मान लेता हूं, मैं इसको करके देखता हूं, x के जगह पे हम कौन सी संख्या रख के देख लेते हैं, 1/2। ये एक परिमेय संख्या है, रख लेते हैं 1/2। इसका वर्ग करते हैं, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 ये आएगा। और इसमें से हम -2 करेंगे तो हमको कितना आना चाहिए, 0। कितना आना चाहिए हमको, 0। देखते हैं आता है कि नहीं। इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने का मतलब है कि बटे में 4, बटे में 4, 4 एकम 4, सीधा कर लेते हैं ना, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया तो -7/4 आएगा, -7/4 आएगा। क्या ये 0 के बराबर है, क्या ये वाली संख्या 0 के बराबर है? नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई सी भी संख्या रख के देख लो और उसमें से 2 घटा के देखेंगे तो उत्तर 0 आने वाला नहीं है, उत्तर 0 आने वाला नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके भी कोई अवयव नहीं बनेंगे, इसके भी कोई भी अवयव नहीं बनेंगे। इसलिए हम इसको भी कहेंगे कि ये जो समुच्चय b है ये भी कैसा है, ये भी खाली समुच्चय है। या तो आप इस वाले मझले कोष्टक को लिख के छोड़ दो, या फिर इसको बोलते ना फाई, क्या बोलते इसको, फाई, इसको लिख के छोड़ दो। इस दोनों का मतलब है यहाँ खाली है।
दोनों को नहीं लिखना है, या तो ये लिख दो या तो ये लिखो या ये लिखो या ये लिखो, दोनों को साथ में नहीं लिखना है, ठीक है। और ऐसा नहीं लिखना है कि ये जो एक मंझला कोष्टक लगा दिया न इसको भी लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना है, ये गलत है, ये वाले सही है, ठीक है, इसको नहीं ऐसा लिखना है। तो आपको रिक्त समुच्चय समझ में आ गया। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो उसको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, ठीक है। अगला पढ़ते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित का मतलब होता है जिसे हम गिन सके। परिमित का मतलब क्या होता है? जिसे हम गिन सके, जिसको हम गिन सके, परिमित का मतलब होता है जिसे हम गिन सके, और अपरिमित का मतलब होता है जिसे गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता। जिसको हम गिन नहीं सकते उसको हम बोलते हैं अपरिमित समुच्चय, और जिसको हम गिन सकते हैं उसको बोलते हैं परिमित समुच्चय। जिसको हम गिन सकते हैं उसको बोलते हैं परिमित समुच्चय, और जिसको नहीं गिना जा सकता उसको बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? परिमित समुच्चय को क्या लिखोगे? परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या को हम गिन सकते हैं। परिमित समुच्चय को हम गिन सकते हैं, लिख सकते हैं आप। और अपरिमित समुच्चय को क्या लिखेंगे? अपरिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या को हम गिन नहीं सकते, जिसमें अवयवों की संख्या को हम गिन नहीं सकते उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं, और परिमित समुच्चय को हम गिन सकते हैं, ठीक है। आपको ये दोनों परिभाषा भी समझ में आ गई होगी। अब इसके कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं, इसको हम समझ लेते हैं कि कैसे परिमित है और कैसे अपरिमित है। तो ये वाला परिमित है, इसमें दिया है समुच्चय ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5। क्या इन अवयवों को आप गिन पा रहे हो कि नहीं गिन पा रहे हो? इन अवयवों को हम गिन पा रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? ये कैसा समुच्चय है? ये परिमित है। ये कैसा है? ये परिमित है। परिमित है यानी कि इसको हम गिन सकते हैं। ये इस वाले समुच्चय को हम गिन सकते हैं, यानी कि ये परिमित समुच्चय है। यानी कि ये जो मझले कोष्टक के अंदर ये जो अवयव दिए गए हैं, इन अवयवों को अगर हम गिन सकते हैं तो वह हो जाएगा परिमित, और अगर इन कोष्टकों के अंदर जो अवयव दिए हैं और उसको हम गिन नहीं सकते तो वो हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। अगला उदाहरण और है, परिमित का ही है। मझले कोष्टक के अंदर ये जो अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अल्फाबेट दिए गए हैं, इनको हम गिनने की कोशिश करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसको भी हमने आसानी से गिन लिया। तो इसको भी कहेंगे कि ये जो बी वाला समुच्चय है ये भी कैसा समुच्चय है? ये भी परिमित है। ये भी कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय है। कहने का मतलब है कि परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसे हम आसानी से गिन सकते हैं। आसानी से क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, ठीक है। परिमित समुच्चय को आप आसानी से समझ गए होंगे। क्या आप कहोगे कि सर खाली वाले को भी हम परिमित समुच्चय मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अगर मान लेते हैं समुच्चय सी, तीसरा नंबर में देता हूं, समुच्चय सी है, समुच्चय सी है और ये खाली है। कैसा है? खाली है। तो क्या इसको हम परिमित मानेंगे कि नहीं मानेंगे? खाली समुच्चय को परिमित मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अरे खाली समुच्चय को हम गिन लेते हैं ना, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ नहीं है, गिन रहे हैं ना। रिक्त समुच्चय को भी हम परिमित समुच्चय कहते हैं। या तो रिक्त हो या गिना जा सके, या तो रिक्त हो या उस समुच्चय को हम गिन सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं परिमित समुच्चय। अगर खाली है तो भी उसे हम क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय कहेंगे, ठीक है। परिमित समुच्चय आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा समुच्चय जो रिक्त हो या जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या सीमित हो या उन अवयवों को हम गिन सकते हैं, तो ऐसे समुच्चय को हम बोलते हैं परिमित समुच्चय, ठीक है। अब अगला हम पढ़ते हैं अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, यानी कि ये जो अवयव है ना फिक्स नहीं है कि कितने हैं,
कह सकते हैं कि इस समुच्चय के अवयवों को हम गिन नहीं सकते, अपरिमित समुच्चय के अवयवों को हम गिन नहीं सकते कि कितने हैं। तो ऐसे समुच्चय को हम बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। जैसे यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, यानी कि एक प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या कहाँ खत्म होगी अपने को पता नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय कहेंगे। निचला भी इससे ही मिलता जुलता है, यानी कि 20 समुच्चय दिया है 2 4 6 8 10, यानी कि एक सम प्राकृत संख्या है और सम प्राकृत संख्या कहां तक जाएगी ये भी अपने को पता नहीं है। यानी कि अपरिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है और इन अवयवों को हम गिन भी नहीं सकते। तो ऐसे समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, ऐसे समुच्चय को हम बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा परिमित क्या होता है, अपरिमित क्या होता है। इसकी मैंने परिभाषा लिखा नहीं है, लेकिन आपको मैंने इसको बोल के बता दिया है, क्योंकि ये परिभाषा आपकी किताबों में अच्छे से लिखी हुई है, आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं। वही बातें हैं जो मैं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में आपको आराम से दिया है ये सब। अब एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो या जो सरकारी स्कूलों में किताबें मिलती है उससे पढ़ रहे हो, तो उसमें भी ये सब दिया हुआ है। ठीक है, मैं वही किताबें पढ़ा रहा हूँ जो आपके पास है। हालांकि मैं एनसीईआरटी और वो दोनों किताबें मेरे पास है, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी की है। ठीक है, उसमें से भी मैं देख के पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये परिमित और अपरिमित क्या होती है सब समझ में आ गया है। सीधा है कि परिमित संख्या, परिमित समुच्चय ऐसा होता है जिसे हम गिन सकते हैं, और अपरिमित समुच्चय ऐसा होता है जिसके अवयवों को हम नहीं गिन सकते, जिसके अवयव निश्चित नहीं होते हैं। और परिमित समुच्चय में उसके अवयव निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं। रिक्त समुच्चय को भी हम परिमित समुच्चय में रखते हैं, क्योंकि रिक्त समुच्चय को हम गिन सकते हैं। ठीक है ना। अगला हम देखते हैं कि समान समुच्चय क्या होता है और असमान समुच्चय क्या होता है। तो समान समुच्चय ऐसे समुच्चय होते हैं जो दो समुच्चय, समान समुच्चय दो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर हम अभी यहाँ पे दो समुच्चय लेते हैं। दो से ज्यादा समुच्चय भी एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ दो समुच्चय लेके देख रहे हैं कि समुच्चय ए और समुच्चय बी कब समान होंगे, यानी कि समुच्चय समान कब होते हैं। तो समुच्चय समान तब होते हैं जब उन दोनों के अवयव एक जैसे हो, दोनों के अवयव एक जैसे हो, यानी कि जो ए में अवयव है वही अवयव बी में भी है। तो हम कह सकते हैं ए और बी दोनों अवयव बराबर, दोनों समुच्चय बराबर है। तो हम देखते हैं ये जो एक पहला दिया है समुच्चय ए है, इसमें अवयव है 1 2 3 4। समुच्चय ए के ये जो अवयव है, क्या ये जो अवयव बी में हमको मिल रहे हैं क्या? बी के अवयव है 3 1 4 2। इसमें क्रम को उलट फेर करा है, लेकिन अवयव वही है जो ए में है। ये जो ए में जितने अवयव है वही अवयव बी में भी है। तो हम कह सकते हैं ना कि ए के जितने भी अवयव है वो बी में है। क्या एक नहीं है? हाँ एक है। क्या दो नहीं है? हाँ दो भी है। क्या तीन है? हाँ तीन भी है। क्या चार है? हाँ चार भी है। तो हम कह सकते हैं ना ये जो ए के जितने भी अवयव है वो सभी के सभी अवयव समुच्चय बी में मिल रहे हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि समुच्चय बी के जितने भी अवयव है ये सभी के सभी अवयव क्या समुच्चय ए में है? हाँ है। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं समुच्चय ए और समुच्चय बी बराबर है। इसको हम कह सकते हैं समुच्चय ए और समुच्चय बी बराबर है। इसको कह सकते हैं समुच्चय समुच्चय ए और समुच्चय बी समान है। समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों समान है, क्योंकि दोनों के अवयव एक दूसरे में मिल रहे हैं। जो अवयव ए में है वही अवयव बी में भी है, और जो अवयव बी में है वही अवयव ए में भी है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों समुच्चय आपस में कैसे हैं? बराबर है। आपस में कैसे हैं? बराबर है। ठीक है, ये समान समुच्चय आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं असमान समुच्चय। असमान समुच्चय क्या है? देखने से ही पता चल रहा है कि असमान है, यानी कि दोनों में अवयवों के जो अवयव जो है बराबर नहीं है। यहाँ गिनना नहीं है कि 1 2 3 4 यहाँ भी है, 1 2 3 4 यहाँ भी है, नहीं। जो अवयव यहाँ है वही अवयव यहाँ भी मिलना चाहिए तो समान है। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ भी।
और यहाँ 2 है तो यहाँ भी होना चाहिए, इसको बोलते हैं समान। ऐसा नहीं कि यहाँ भी 4 अवयव है और यहाँ भी 4 अवयव है तो अवयव बराबर हो गए, ये समान हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, समान कब होंगे? जब दोनों के अवयव हम सकल हो, यानी कि जुड़वा हो, यहाँ वही है वहां यहाँ भी हो, जहाँ यहाँ पर जो ये है वो यहाँ भी हो, ऐसा होना चाहिए। इसी को बोलते हैं समान समुच्चय, यानी कि एक दूसरे में जुड़वा होना चाहिए, डबल होना चाहिए, उसको बोलते हैं समान समुच्चय। अपने को अवयव गिन कर संख्या से तुलना नहीं करना है। ठीक है, देखते हैं अगला असमान। यहाँ दिया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये नहीं तो आप यहाँ से और यहाँ से गिन के पता लगा लो सर ये भी समान है, यहाँ भी 5 अवयव है, यहाँ भी 5 अवयव है, तो ऐसा नहीं है। अवयवों को अपने को आइडेंटिटी करना है, मतलब क्या हम सकल है उसके जैसा वहां है, क्या उसका ही जुड़वा है, उसको बोलते हैं कि समान है। ठीक है, अगर असमान है तो इधर ये जो अवयव है क्या यही वाले अवयव समुच्चय भी में है? 2 है, हाँ 2 है, 4 है, हाँ 4 है, 6 है क्या? 6 नहीं है, 8 है क्या? 8 भी नहीं है, 10 है क्या? 10 भी नहीं है। अब इधर से देखते हैं, 1 है क्या? 1 नहीं है, 2 है क्या? हाँ 2 है, 3 है क्या? 3 नहीं है, 4 है, हाँ है, 5 है, 5 नहीं है। बस ये 2 अवयव मिल रहे हैं, बस बाकी के अवयव इसमें नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे असमान है, यानी कि समुच्चय ए और समुच्चय बी बराबर नहीं है। इसको लिखेंगे समुच्चय समुच्चय ए और समुच्चय बी असमान है, असमान है, यानी कि समान नहीं है। मैंने बताया है ए और बी आपस में बराबर नहीं है, ऐसा काट देने का मतलब होता है कि ये और ये बराबर नहीं है। ठीक है, जैसे अपना कोई सवाल करते हैं अपन और अगर वो गलत जाता है तो इसे काट देते हैं ना, वैसे ये और ये बराबर नहीं है। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा समान समुच्चय क्या होता है, जिसमें ये वाले अवयव है वही अवयव इसमें भी है तो इसको हम बोलेंगे समान समुच्चय। अगर असमान समुच्चय है तो उसमें दिख ही जाता है कि इधर वाले जितने भी अवयव है वो अवयव इसमें नहीं है, इसको बोलते हैं असमान समुच्चय। ठीक है, आपको रिक्त समुच्चय क्या होता है ये समझ में आया होगा, परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है, समान समुच्चय क्या होता है और असमान समुच्चय क्या होता है, इसको हमने अच्छे से आपको बताया है। उम्मीद है आपसे कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार बता देता हूं कि रिक्त समुच्चय ऐसे समुच्चय को कहते हैं जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय। और अगला है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय उस समुच्चय को कहते हैं जिसमें रिक्त हो या जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, यानी कि जिसमें अवयव हम गिन सकते हैं, उसको बोलते हैं परिमित समुच्चय। और अपरिमित समुच्चय उस समुच्चय को कहते हैं जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, उसमें अवयवों को हम गिन नहीं सकते हैं, ऐसे समुच्चय को अपरिमित समुच्चय कहते हैं। समान समुच्चय उस समुच्चय को कहते हैं जिसमें दोनों अवयव 2 से अधिक अवयव भी हो सकते हैं, लेकिन हमने 2 का लेके देखा है, जिसमें दोनों समुच्चय के अवयव आपस में बराबर हो, ऐसे समुच्चय को समान समुच्चय कहते हैं। और असमान समुच्चय ऐसे समुच्चय को कहते हैं जिसमें दोनों समुच्चयों के अवयव आपस में बराबर नहीं होते हैं, ऐसे समुच्चय को असमान समुच्चय कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है, आगे का हम अगले वीडियो में बना के देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। अगर आपको हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप उन्हें लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे डेली वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है।